हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने राजीव सर आज जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में आप लोग ने 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है अध्याय 1 का, और आज अध्याय 1 जीवों में जनन का क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया होगा कि जितना भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको आगामी 2025 के लिए, इसलिए हर एक क्वेश्चन को टेंशन में ना पढ़े, हर एक क्वेश्चन को इजी वे में सीखे, टेंशन लेकर नहीं पढ़िए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अगर रुचि में सीखते हैं तो वो आपको अच्छे ढंग से याद रहेगा। तो चलिए आज का हम अध्याय जीवों में जनन का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21 से डील करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने हर एक ऑप्शन को क्यों और कैसे करके बताया था कि आखिर ये ऑप्शन क्यों और कैसे होगा। आज वही चीज मैं इसमें भी बताऊंगा कि आखिर जो ऑप्शन होगा वो क्यों होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा जो इसका आंसर एक ही होगा लेकिन उसका ऑप्शन चेंज करके देता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि क्वेश्चन पिछला तो मैंने वीडियो में पढ़ लिया है, लेकिन वो ऑप्शन हर एक का चेंज रहता है, तो बच्चा दिग्भ्रमित ना हो, इसलिए उसको नजरअंदाज ना करे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट में आ जाते हैं कि आखिर जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे को लगता है, ऐसे तो सारे बच्चे जानते हैं मानव में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 23 जोड़ा अर्थात 46 होती है, बट बहुत सारे बच्चे जो है टेंशन में आ जाते हैं कि ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा, 23 होगा या 46 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, आपको 23, यानी मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है अंडप्रेजक। मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक ही तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बट उसका ऑप्शन चेंज रहेगा। तो अंडप्रेजक का मतलब होता है वे प्राणी जो बच्चे को जन्म ना देकर, ठीक है, अंडे को जन्म देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अंडप्रेजक। तो अंडे को जन्म मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, अर्थात इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्लियर यहां तक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उस पर हम ध्यान देते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है वो ये है बेटा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, यानी सिंगल पेरेंट के द्वारा, नर और मादा के मिलन से नहीं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से नहीं, जब किसी जीव का निर्माण एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे आप लोग को भी पता है अलैंगिक जनक कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही आंसर इसका। सही है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन आपका है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। ठीक है, मुकुलन का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक जीव है, ये इस तरह के हम देख लेते हैं, ये है ईस्ट, ठीक है, ये है ईस्ट, और ईस्ट के मध्य में जो होता है वो केंद्रक होती है, हर एक जीव में केंद्रक होती है, और इसके शरीर से एक उभार निकलता है। ठीक है, इस उभार को हम लोग कहते हैं मुकुल। ठीक है, और जब इसी मुकुल के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं मुकुलन। तो मुकुलन की क्रिया आपका हाइड्रा में भी होती है, ईस्ट में भी होती है। तो चूंकि इसमें ऑप्शन हाइड्रा नहीं है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईस्ट में। मुकुलन की क्रिया होती है ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना। ठीक है, देखिएगा आपको पार्ट 1 में भी मैंने बताया था और पार्ट 2 में भी ये क्वेश्चन आ गया है, द्विगुणित संरचना। द्विगुणित का मतलब 2n होता है। तो मैंने आपको पिछला क्लास में बता दिया था कि अंडाणु मादा युग्मक है जो कि n होता है, शुक्राणु नर युग्मक है
जो कि एन होता है, और इसी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बनता है युग्मनज, तो एन और एन के मिलने से बनता है 2n। तो इसका सही आंसर होगा युग्मनज, ऑप्शन सी। पिछला वीडियो में आपने देखा होगा ऑप्शन चेंज था, तो हम हर एक वो क्वेश्चन को ध्यान में रख के उन बच्चों को समझाना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो आप उसमें धोखा ना खाएं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से डील करें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्रमिक विकास का योगदान है। कौन विकास? क्रमिक विकास। एक चीज याद रखिएगा, जहां विकास आ जाएगा तो समझिए परिवर्तन हो रही है। ठीक है, परिवर्तन हो रही है। मैंने अभी आपको फिर बताया है, टेंशन में नहीं पढ़ना है, और आप लोग हर एक वीडियो को टेंशन में देख के पढ़ें, रुचि आनंद लेके पढ़िए ना, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम सामने है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से डील करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। क्रमिक विकास में योगदान है। क्रमिक विकास, विकास का मतलब होता है परिवर्तन। कभी कभी आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि विकास सर को सर याद करें, नहीं नहीं नहीं, विकास का मतलब परिवर्तन हो रहा है, विकास सर का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्रमिक विकास में योगदान है। तो सबसे पहले जानना, विकास का मतलब परिवर्तन, क्रमिक का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से, किसी में परिवर्तन अचानक नहीं, धीरे धीरे आता है। तो परिवर्तन जो क्रमिक विकास होती है ये स्वयं से नहीं होते, किसी मिलने से होती है। देखते हैं कि शादी के पहले इंसान कुछ और आता है, शादी के बाद बदल जाती है, क्योंकि उनके जीवन में कोई और आ जाते हैं। तो ये जो भी परिवर्तन आता है स्वयं से नहीं, किसी दूसरे से आता है। तो आपको आंसर तो यहाँ पता चल ही गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया, परपरागण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन जिसको कहते हैं माइक्रो रिप्रोडक्शन। ठीक है, माइक्रो में सूक्ष्म तरीके से प्रजनन कराया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है अलैंगिक जनन। जी हाँ, अलैंगिक जनन में सूक्ष्म प्रजनन की क्रिया जो जब भी होगा, सूक्ष्म प्रजनन हमेशा होगा अलैंगिक जनन में, क्योंकि जब कोई बड़े जीवों में जनन होता है तो नर और मादा जरूर भाग लेते हैं, और जहां भी नर और मादा आ गया तो समझिए लैंगिक जनन। ठीक है, बट यहाँ पर सूक्ष्म प्रजनन जब भी होगी वो होगी अलैंगिक प्रजनन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है 28, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन क्या कहते हैं। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर अर्थात बाह्य निषेचन हम कह सकते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं बाह्य निषेचन, जो मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि बाह्य निषेचन मेढक में होता है। ठीक है, और बाह्य निषेचन का एक और नाम होता है इन विट्रो। ठीक है, पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चन एक ढंग का 2-3 आ जाए उसमें आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बखूबी अच्छे ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे आगामी 2025 वाले एग्जाम में। तो इंटर के सभी बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन को। ये मैंने आप ही के लिए वीडियो लेके आया है, क्योंकि आप लोग को बहुत शिकायत रहता है हमसे कि सर आप सब्जेक्टिव तो पढ़ाते ही हैं, ऑब्जेक्टिव तैयारी कब करवाएंगे। तो आप लोग के ही डिमांड पर लेके आए हैं, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ें। चलिए आते हैं, इन शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, जो मेढक में होती है। ठीक है, कभी कभी किसी किसी मछली की प्रजाति में भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं, गर्भाशय में कॉपर टी। ठीक है, अब ये जानना बेटा कॉपर टी होती क्या है। ये जो है गर्भाशय है। ठीक है, और गर्भाशय में कॉपर टी जब तक लगा रहेगा, ये कॉपर टी लगाया जाता है अनुभवी डॉक्टरों, अनुभवी नर्सों के द्वारा। ठीक है, तो जब डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों के द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी को फिट किया जाता है तो इसके रहने तक कोई भी स्त्री किसी संतान को जन्म देने में असमर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो कॉपर टी समझ गए क्या होती है, वो गर्भाशय के अंदर रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अंतः गर्भाशय युक्ति।
यानी वैसा युक्ति जो गर्भाशय के अंदर डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों के द्वारा फिट किया जाता है, ताकि अभी वर्तमान में हमें संतान ना चाहिए लेकिन भविष्य में हमें चाहिए। तो जब तक आप अपने आप में ये सजग हैं कि हमें संतान ना चाहिए, तो आप कॉपर टी लगा सकते हैं, ठीक है। और जब ये कॉपर टी आप हटा दीजिएगा तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। जी हाँ, कॉपर टी क्या करते हैं कि जब शुक्राणु आते हैं तो शुक्राणु के गर्भाशय के अंदर जाने से रोकता है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडों का निर्माण करती है? अंडा का मतलब होता है अंडाणु, ठीक है। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडाणु का निर्माण करती है? यहाँ पर थोड़ा हम एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहेंगे जो बहुत ही एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये है कि कोई भी स्त्री हो जो वयस्क अवस्था में पहुंच चुकी है, एडल्ट स्टेज में पहुंच चुकी है, तो वो स्त्री में उनके मासिक चक्र के 14वें दिन जो होती है अंडाशय से एक अंडाणु बाहर आता है, अर्थात एक अंडे का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो वो जो है मासिक चक्र के 14वें दिन एक अंडाणु का उत्सर्जन करती है। तो एक महिला अपने पूरे जीवन काल में, हम महीना में नहीं बता रहे हैं, पूरे जीवन काल में होल लाइफ में कितने अंडाणु का निर्माण करती है? तो इसका सही ऑप्शन है 400 बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो बात आपको समझना है, ऋतुस्राव चक्र को ही हम लोग मासिक चक्र, जी हाँ मासिक चक्र या रजोधर्म के नाम से भी जानते हैं। तो जब कोई भी चक्रीय प्रक्रिया जानवरों में होती है, याद रखिएगा, कोई भी चक्रीय प्रक्रिया जानवरों में होती है उसे मध्य चक्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई भी चक्रीय प्रक्रिया जनन अंग में मनुष्यों की प्रजाति में होती है, जी हाँ, जब कोई चक्रीय प्रक्रिया जनन अंग में मनुष्यों की प्रजाति में होती है, तो वो आप लोगों को भी पता है कि हम लोग के ये सब पूर्वज हैं, मनुष्य के पूर्वज है। तो मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी के जब जनन अंग में चक्रीय प्रक्रिया होती है तो उसे कहते हैं ऋतुस्राव चक्र, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ए, बी, सी या डी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर है? जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, युग्मक जनन में बनता है। सबसे पहले जानना है हमको युग्मक जनन क्या होता है। तो मैंने पिछला वीडियो में बताया, नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक, मादा युग्मक, नर में नर युग्मक। तो नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या होती है? अंडाणु। तो नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। नाम से ही पता चल जाएगा, युग्मक जनन माने निर्माण, यानी युग्मक का निर्माण। तो नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो अब बताइए, युग्मक जनन में बनता है, नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है। युग्मक जनन में क्या क्या बन रहा है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों। तो आप लोग ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन सही बताइए। जी बिल्कुल, सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है, बिल्कुल इसका सही जवाब भी आप लोग को पता होगा। एक लिंगता, एक लिंगता का मतलब होती है या तो नर या तो मादा। एक लिंगता की स्थिति में उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक लिंगता को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो आपको सही जवाब तो यहाँ पर पता ही है, जब एक लिंगता है तो एक लिंगाश्रय ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब जीव या पौधे के शरीर से किसी भाग, जब जीव या पौधे के शरीर के किसी भाग में क्षतिग्रस्त होने के कारण
है ना, पश्चात पुनः उसी अंग का निर्माण होता है। मान के चलिए देखते होंगे आप लोग को मैंने पढ़ाया होगा प्लेनेरिया में पुनरुद्भावन, ठीक है। तो प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है, देख लीजिए, जिसके शरीर को अगर हम कई भागों में बांट दें, ठीक है, एक भाग इस तरह से बट गया, दूसरा भाग जो है इस तरह से बट गया और तीसरा भाग इस तरह से बट गया, ठीक है। ये तीनों भाग जो है फिर से एक नए प्लेनेरिया का निर्माण करेगा, ठीक है। तीनों भाग एक नए प्लेनेरिया का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनः माने दोबारा, नाम है पुनरुद्भवन माने दोबारा उद्भव होना उस अंग का जो अंग कट के अलग हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? सही आंसर आप लोग को पता होगा। देखिए ऑप्शन ये बहुत बार आप देखे होंगे, बट हर एक का देख रहे हैं ना ऑप्शन चेंज है, तो हम वो हर एक क्वेश्चन का ख्याल रखे हैं जिससे आपको आगामी 2025 में आने वाले क्वेश्चन पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन दे दे, कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन डी है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सही ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जीन प्रकंद, ओहो, प्रकंद का मतलब होता है ना, आपने सुना होगा कि प्रकंद का मतलब होता है कि किसी भाग से बाहर की ओर एक उभार निकलना। तो प्रकंद आपको कायिक प्रबंध में पढ़ाए होंगे, आलू का आंख, अदरक का प्रकंद, पत्तियों में जो पत्ती होती है ब्रायोफिलम। तो कायिक प्रवर्धन अगर प्रकंद की बात आती है तो वो आती है अदरक में प्रकंद, सही है। इसका सही ऑप्शन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्तनधारी, सबसे पहले बच्चों ये जानना है स्तनधारी, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे स्तनधारी किसको कहते हैं। तो वे प्राणी जो बच्चे को जन्म देकर अपने स्तन से दूध पिलाती है, ठीक है, अंडे को जन्म नहीं देती है बल्कि बच्चे को जन्म देके अपने स्तन से दूध पिलाती है, उसे कहते हैं स्तनधारी। तो स्तनधारी के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है? तो इसका सही ऑप्शन है फैलोपियन नली, फैलोपियन नली इसका सही ऑप्शन है। आप जो है इस ऑप्शन को बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि किस भाग में जो है आपका स्तनधारियों के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है। तो इसका सही जवाब है फैलोपियन नली, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक खा जाते हैं, बहुत अलग ढंग का क्वेश्चन। प्राकृतिक रूप से अनिषेक जनन होता है, प्राकृतिक रूप से मतलब मानवीय रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से उनमें अनिषेक जनन की क्रिया होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मधुमक्खी में। यही मधुमक्खी शहद का निर्माण करता है, ठीक है। और मधुमक्खी जो होते हैं बेटा, इसकी कई प्रजातियां होते हैं। एक होता है रानी मधुमक्खी, एक होता है कार्यकर्ता मधुमक्खी और एक होता है ड्रोन मधुमक्खी, ठीक है ना। तो कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करता है। ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ दिया क्वेश्चन को, ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, तो प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है कौन बेटा, किसमें, मधुमक्खी में। और शहद का निर्माण कौन मधुमक्खी करता है, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। बिना निषेचन फल का निर्माण करता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। वो सीधे देखते हैं बिना निषेचन के फल का निर्माण, तो सीधे ऑप्शन मारते हैं अनिषेक जनन। जबकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ फल का निर्माण है, ना कि जनन की पूछ रहा। बिना निषेचन के फल का निर्माण कहलाता है अनिषेक फलन, सही है, अनिषेक फलन इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जीन अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन किससे बनता है? एक बात याद रखिए बेटा, मानव इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या होता है, तो जब किसी भी व्यक्ति में चीनी बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मधुमेह रोग, डायबिटीज, तो डायबिटीज बीमारी जो होती है, मधुमेह रोग होता है, वो होता क्यों है, तो हमारे जो अमाशय के नीचे अग्नाशय होते हैं,
उस अग्नाशय में इंसुलिन बनता है और वही इंसुलिन का बनना कम हो जाता है तो हमें शर्करा जैसी बीमारी अर्थात डायबिटीज बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, हम डायबिटीज रोग का शिकार हो जाते हैं। तो वो इंसुलिन हमें हमारे शरीर में बाहर से इंजेक्ट कराया जाता है, बाहर से प्रवेश कराया जाता है। तो वो जो मानव इंसुलिन, जो पहले इंसुलिन तैयार किया जाता था वो पशुओं के अग्नाशय से तैयार किया जाता था, लेकिन अब जो इंसुलिन तैयार किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, वो तैयार किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, कौन सा जीवाणु है? ई कोलाई। ठीक है ना बेटा, ई कोलाई जीवाणु के द्वारा हम लोग मानव इंसुलिन का निर्माण करते हैं। तो हमने आपको पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो आगामी 2025 में आने वाले हर एक क्वेश्चन का उत्तर सही ढंग से देके अच्छे प्राप्तांक से वो पास हो सके। धन्यवाद।